स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसजेंडर मुद्दों पर चर्चा की थी। आज हम सेकंड यूनिट सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं होती है, समाज में इसका किस प्रकार भूमिका होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। सामाजिकरण का अर्थ से अभिप्राय है मनुष्य जिस समाज में रहता है, सीखता है, उसकी रीति रिवाज परंपराओं के आदि वो धीरे धीरे सीखता है, उसमें समायोजन करता है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज में जीवन शैली सीखता है और समाज में समायोजन करता है। मनुष्य जिस समाज के बीच जन्म लेता है, रहता है, उसकी रहन सहन, रीति रिवाज होते हैं, उसे सीखने होते हैं। उन्हें बिना सीखे वह समाज में समायोजन नहीं कर सकता। जन्म से कुछ दिन बाद वह अपने समाज के रीति रिवाज सीखने लगता है और धीरे धीरे वह उसमें आचरण करता हुआ समायोजन करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतः प्रक्रिया करता हुआ सामाजिक और विश्वासों, रीति रिवाज तथा परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है। यानी अन्य व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया करता है, सामाजिक और विश्वासों पर रीति रिवाज सीखता हुआ अपने आचरण में उन अभिवृत्तियों को उतारता है, सीखता है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कुछ डेफिनेशन देखेंगे। समाज से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है, उसके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। जैसे कि व्यक्ति होता है, समाज से तात्पर्य है व्यक्ति होता है, वह समूह में यानी कि समाज के अंदर अपने क्रियात्मक कार्य करते हुए उसका सदस्य बनता है, यानी कि समाज के नियमों का पालन करता हुआ, उसमें समायोजन करता हुआ, परिस्थितियों के साथ अपने को स्थापित करता है। अब देखेंगे सामाजिकरण में लिंग की क्या भूमिका होती है, लिंग से क्या अभिप्राय है। इसमें सबसे पहले पॉइंट देखेंगे हम। लिंग भारतीय समाज की संरचना का आधार तत्व है, यानी कि लिंग समाज के द्वारा बनाया गया एक सामाजिक संरचना है जो समाज के द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरा है लिंग के आधार पर ही सामाजिक रचना में पुरुषों की प्रधानता रही है। लिंग यानी कि स्त्री और पुरुषों को अलग अलग कहा गया है और लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष का बोध होता है। यह सामाजिक रचना के द्वारा बनाई गई है जिसमें पुरुषों की हमेशा से ही प्रधानता रही है। अगला है लिंग के आधार पर ही भारतीय समाज में पुरुष प्रधान और पुत्र प्रधान तथा पितृसत्तात्मक रहा है। लिंग में स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है और इसमें हमेशा से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है। हमेशा यह पुरुष प्रधान रहा है, पुत्र प्रधान रहा है, यानी कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से पापों से मुक्ति होती है, ऐसा लोग रूढ़िवादी परंपरा में जीते हैं। और हमारे घरों में भी देखते हैं, हमारा जो घर का बुजुर्ग पुरुष होता है या पिता होता है उसकी ही सत्ता चलती है, वही पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक फैसले उसी को लेने के अधिकार होते हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं होते हैं। अगला है लिंग के आधार पर ही समाज के सभी कार्यों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि का संपादन किया जाता है। यानी कि समाज में जो सभी कार्य बनाए गए हैं, चाहे सामाजिक रीति रिवाज हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक कार्यक्रम हो आदि में, वो स्त्री और पुरुष को लिंग के भेद करके उसके आधार पर बनाया गया है। कुछ धार्मिक कार्यों में तो केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं, उसमें महिला की भागीदारी नहीं होती है, अंतिम निर्णय पुरुष का ही शामिल होता है। अगला है लिंग के आधार पर ही समाज के दायित्वों तथा पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। यानी कि हमारे जो स्त्री और पुरुष का लिंग बांटा गया है उसके अनुसार ही समाज में दायित्व बटे हुए, यानी कि घर का कार्य स्त्री करेगी और बाहर का कार्य पुरुष करेगा। इस प्रकार पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। लिंग सामाजिक संरचना में कार्यों
उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों को प्रभावित करता है। यानी कि स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पर जो बांटा गया है वह सामाजिक संरचना यानी कि हर कार्य के उत्तरदायित्व तथा अधिकारों को प्रभावित करता है। यानी कि हर उत्तरदायित्व और अधिकारों की प्रधानता पुरुषों की रहती है। अगला है लिंग सामाजिक संरचना में रूढ़िवादी विचारों और प्रगतिशील विचारों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि स्त्री पुरुष का जो भेद है वह लिंग के आधार पर किया गया है। ये रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा देता है। लिंग के आधार पर ही सामाजिक संगठन में सामाजिक कुरीतियों का जन्म होता है। यानी कि हमारे समाज में जो स्त्री पुरुष का लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, पुरुष जो बाहर का कार्य करेंगे, स्त्री घर का कार्य करेंगे, इस प्रकार जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको इन सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है। यानी कि सामाजिक संगठनों में सामाजिक कुरीतियों का जन्म होता है। अगला है लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। यानी कि जो शिक्षा दी जाती है वही स्त्री और पुरुषों के भेद के आधार पर की जाती है। स्त्रियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, उसको एक सीमित शिक्षा दी जाती है, उसका पालन पोषण भी पुरुषों के बजाय निम्न स्तर का होता है, उसे उच्च शिक्षा भी नहीं दी जाती है। और जो सामाजिक संरचना बनी हुई है, शिक्षा का प्रसार भी उसी के आधार पर होता है। लिंग के आधार पर ही सामाजिक रचना, सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज, मान्यताओं का संचालन किया जाता है। यानी कि हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक मान्यताएं, संस्थाएं, रीति रिवाज है वह स्त्री पुरुष के भेद यानी कि लिंग के आधार पर ही बनी हुई है। पुरुषों के कार्य को अलग बांटा गया है, स्त्रियों के कार्य को अलग बांटा गया है। और यह भी कहा जाता है कि पुरुषों के कार्य स्त्री नहीं कर सकती। इस प्रकार हमारे सामाजिक रीति रिवाजों मान्यताओं का संचालन भी लिंग के आधार पर देखा जा सकता है। लिंग सामाजिक संरचना की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। यानी कि जो अलग अलग ये परंपरा बटी हुई है पुरुष और स्त्री की, उसके अनुसार वह सामाजिक संरचना की गतिशीलता को बढ़ावा देता है। लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना में आधुनिकीकरण, उदारीकरण इत्यादि प्रवृत्तियां आती है। यानी कि लिंग के आधार पर ही समाज की संरचना में आधुनिकता आती है, उदारीकरण होता है, इत्यादि प्रवृत्तियां आती है। आगे हम देखेंगे सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि सामाजिकरण को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया का जन्म से मृत्यु पर्यंत तथा आजीवन बिना करके चलती रहती है। इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक अग्रे लिखते हैं। यानी कि व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलती रहती है। पहला है वंशानुक्रम। सामाजिकरण को प्रभावित करने उसकी दशा और दिशा के निर्धारण में कुछ कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्किनर तथा हैरीमैन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम इन्हीं कारकों में से एक है। यानी कि जो सामाजिकरण को प्रभाव पड़ता है उसमें वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक बच्चे का वंश जिस प्रकार उसके माता पिता होते हैं उसी अनुसार उसके बच्चे होंगे। इस प्रकार वंश का सबसे ज़्यादा प्रभाव सामाजिकरण पर पड़ता है। अगला है शारीरिक तथा मानसिक विकास। सामाजिकता के विकास को प्रभावित करने में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ तथा अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास और अस्वस्थ और कम विकसित बच्चे वाले बालक की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि जो स्वस्थ होता है बच्चा, उसका अच्छा वातावरण मिलता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, वह उसका सामाजिक वातावरण या सामाजिकरण बहुत अच्छा होता है। सोरेंस के मतानुसार जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतया सामाजिक परिपक्वता में योगदान देता है, उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। यानी कि अगर बच्चे का वातावरण या सामाजिक या शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है तो उसकी सामाजिक गतिशीलता कम हो जाती है और सामाजिकरण वो नहीं कर पाता है। अगला है परिवार।
महत्वपूर्ण स्थान होता है सामाजिकरण में, क्योंकि जिस प्रकार परिवार में वातावरण मिलता है बच्चा उसी के अनुरूप सीखता है और उसी के अनुसार आचरण और व्यवहार करता है। एलिस क्रो के अनुसार बालक का विश्वास होता है कि यदि वह बड़े लोगों की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार के उपहास का लक्ष्य बनेगा, यानी कि बालक जो अपने परिवार में देखता है उसी के अनुसार आचरण करता है। अगला है संवेगात्मक विकास। बालक के सामाजिक विकास में संवेगात्मक विकास का महत्व होता है। प्रेम तथा विनोदपूर्ण बालकों में सामाजिकरण शीघ्र होता है। यदि क्रोध तथा ईर्ष्या करने वाले बालकों का सामाजिकरण मंद गति से होता है। यानी कि देखते हैं अगर बच्चे के संवेग बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके क्रोध आता है, ईर्ष्या करने वाले होते हैं और यही आचरण वो अपने बड़ों में देखता है तो बच्चे उसी के अनुसार आचरण करते हैं। लेकिन जब उनका विनोदपूर्ण और प्रेम और सहानुभूति स्नेह मिलता है अपने माता पिता से तो उसके संवेग भी वैसे ही हो गए और सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज गति से होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यानी कि संवेगात्मक बच्चों के सामाजिक विकास पे बहुत प्रभाव डालते हैं। पालन पोषण भी देखा जाता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस प्रकार बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा पालन पोषण मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे सामाजिकरण जल्दी करते हैं। अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण नहीं मिलेगा तो वो सामाजिकरण मंद गति से होगा। आर्थिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, प्रभाव डालती है। उच्च एवं धनी वर्ग के बच्चे अच्छे पास पड़ोस में रहते हैं, वहीं निर्धन माता पिता की संतानों को अच्छा पास पड़ोस नहीं मिलता है, न ही वे अच्छे व्यक्तियों और छात्रों से मिल पाते हैं जिससे उनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। अगला है विद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के पश्चात विद्यालय का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है तो बालक का सामाजिक विकास अविरल गति से और उत्तम रूप से होता रहता है। इसके विपरीत अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होता है, एकतंत्रीय होता है, दंड और दमन की नीति पर आधारित होता है तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है और वह मंद पड़ जाता है। इस प्रकार से सामाजिक के अर्थ और गतिशीलता और उसकी क्या भूमिका रहती है हमारे समाज में, यह हम शिक्षा के माध्यम से बालकों में जागरूकता ला सकते हैं। किस प्रकार इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।